दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ हिंद वॉइस के स्टूडियो में मौजूद हैं माननीय जेके फैज़ान साहब। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज इनसे कई मुद्दों पे बात किया जाएगा। जिस तरह का हमारे देश में पूरे तत्कालीन समय पे जो हाल चल रहा है पूरे देश का मज़दूरों को लेकर, चाहे वो जिस तरह से जमात को लेकर पूरे देश में माहौल बनाया गया है, इन सभी चीज़ों पे आज बात की जाएगी फैज़ान साहब से। इनके क्या मुद्दे रहते हैं, इनके क्या उसूल हैं, इस बातों पर, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। फैज़ान साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, जिस तरह से हमारे देश के अंदर आज मज़दूरों की हालत चल रही है कि मज़दूर ही हम लोग की रीढ़ की हड्डी हैं, पूरी अर्थव्यवस्था वही संभाले हुए हैं और पूरे पॉपुलेशन के 70% में वो आते हैं और उन्हें पूरे सिस्टम से बाइकआउट कर दिया गया है। तो ये कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो लॉकडाउन किया सरकार ने, बल्कि कहना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने जो इसका अनाउंसमेंट किया, हमारे यहाँ सरकार जो है वो, मैं इसको मोनोक्रेसी कहता हूँ, ऑटोक्रेसी कहता हूँ। तो उसमें जो इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके तमाम सूरत हाल पैदा हुई। करोड़ों मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और बेरोज़गार तो हुए ही थे। अब जो उनका पलायन हो रहा है, जिस तरीके से वो शहरों को छोड़ करके अपने गांव को जा रहे हैं, बल्कि जाने के लिए वो मजबूर हुए हैं। कोई ऐसे नहीं चलता कि मालूम हुआ कि बच्चों को लेकर के धूप में चला जा रहा है। हम लोग धूप में देखना गवारा खिड़कियों से नहीं करते, धूप में चले जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर चले जा रहे हैं, पुलिस उनको डंडे मारती है रोड से छोड़ करके ट्रैक पर। कई लोगों ने मुझसे कहा, अभी जो औरंगाबाद के पास वाक़या पेश आया कि साहब वो रेलवे ट्रैक से क्यों जा रहे थे। मैंने कहा कि भाई, जब पुलिस डंडा मार रही है, रोड पे चलने नहीं दे रही है, तो आपको पता है रेलवे ट्रैक पर चलना जो है कई गुना तकलीफ दे है, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त करके लोग जा रहे हैं। ये बताइए कि जो मजदूर आज के समय पे एक तरह से निष्कासित होकर हमारे बड़े बड़े शहरों से घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो फिर वही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वहाँ से वापस आएंगे? नहीं, इट विल टेक सम टाइम। इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है इस लॉकडाउन के वजह से, वो अब लंबे अरसे तक रहेगा। मजदूर जो अपने घरों को जा रहे हैं वो यकीनन आएंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन अब बहुत दिन उनको आने में लगेगा। वो एक तरह से बहुत ख़राब मोड के तहत तो बहुत ख़राब परिस्थितियों में, हालात में वहाँ जा रहे हैं और वो लंबे अरसे तक वो रहने के मूड में जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मेरा मानना यह है कि जब ये मज़दूर अपने गाँव को पहुँचेंगे, रोज़गार नहीं होगा, तो वहाँ पर एक नई सूरत हाल पैदा होगी, एक नया क्राइसिस वहाँ पैदा होगा। हिंदुस्तान जो है ये लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस में चला गया है। अब क्राइसिस से कैसे उभरे? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, बदकिस्मती ये है कि वो सलाह मशवरा भी नहीं करते। सही बात। अगर उन्होंने सलाह मशवरा करके लॉकडाउन किया होता तो शायद बल्कि यकीनन ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। अब वो कहते हैं कि साहब स्टेट से कई बरताव मशवरा कर चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, लेकिन ये कि वो तो आप जो काम आपको करना था वो आप कर चुके। जिस तरीके का लॉकडाउन हमारे मुल्क में हुआ, दुनिया में उस तरह का लॉकडाउन कहीं पर हुआ ही नहीं। किसी काम के पीछे, किसी आदेश के पीछे एक मकसद होता है। अच्छा जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब मज़दूरों को भेजने की एक प्रक्रिया थोड़ी सरकार ने दिखाई है कि मज़दूरों को अब भेजा जाएगा, उनके लिए ट्रेन मुहैया करवा रहे हैं, बसों की मुहैया करवा रहे हैं, और वो मज़दूर भी अब जैसे पलायन करते हैं तो उनके रोकथाम में थोड़ी ढिलाई बरती गई है कि ट्रेन जा रही है और ट्रकें भर भर के जा रही है तो पुलिस वाले जाने दे रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें शुरुआत में की जा सकती थी? अरे पुलिस वाले कैसे जाने दे रहे हैं? अंदर की कहानी तो बड़ी ख़राब है। आप हमारे यहाँ मानसिकता को कैसे चेंज करते हैं? हमें मालूम है कैसे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि वो उनके जेब गर्म करते हैं, इसलिए जा रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। आप ये कहने की बातें हैं। अभी ख़ास तौर पर यूपी गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए यूपी और बिहार के ज़्यादा पलायन किए हुए हैं लोग और जगहों से, तो अभी यूपी में क्या हुआ, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, परसों की बात है, एक बुलंदशहर में एक एमएलए ने, ये जो मजदूर हैरान और परेशान पैदल पालों में छाले लिए हुए जा रहे थे, तो उनके वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया उसने, एमएलए ने, एक्स एमएलए थे वो। तो पता ये चला कि साहब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई कि साहब आपने खाने पीने का इंतज़ाम क्यों किया। ये सूरत हाल है। तो मैं कैसे मान लूँ कि सरकार कह रही है कि उनको, सरकार खाली कहती है कि जो जहाँ है वहीं रुके रहें, वहाँ रुक जाएँ, तो वहाँ खाने पीने को उनको कौन दे रहा है?
आप कह रहे हैं कि उनको खाने पीने को कोई न दे। एक मैं देख रहा था कि और किसी ने कहा है कि साहब उनको खाने पीने का जो देगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, और नतीजा हुआ कि परसों MLA के खिलाफ दर्ज कर दिया। तो आम आदमी क्या करेगा भाई जी? वो जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं कैसे? नंबर 2 के रास्ते। आप ये समझ लीजिए कि इस मुल्क में लॉकडाउन में जब कोई, क्योंकि लॉकडाउन में कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। मेरा सवाल ये था, क्या ये सारी चीज़ें जो अब सरकार कर रही है, तो जब लॉकडाउन किया गया तब ये कोई ऐसा फैसला ले गई कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर भेज दिया जाए, ये किया जा सकता था? भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि घर भेजने की बात ही नहीं है। खाली सरकार को ये करना था कि जब इन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था तभी कह देते कि एक दिन का हम टोकन कर रहे हैं और हम 30 तारीख से 28 तारीख से टोटल लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी कह देते, समझा आपने? तो ये सूरत हाल जो है वो नहीं दरपेश आती। ये बुनियादी गलती वही थी कि इन्होंने वहाँ पर रोक दिया। अब वो वहाँ से मजदूर काम बंद हो गया। क्योंकि मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं एक मेंटल स्टेबिलिटी की भी बात आ जाती है। वो अपने आप चले गए होते, वो अपने आप ट्रक में, बस में, कार में, टेम्पो में जैसे जा रहे हैं वो अपने आप चले गए होते और ये सब नौबत ही नहीं आती। फिर आप देखते कि कौन रेड जोन है, कौन ग्रीन जोन है। किसी गांव को आप लोकल पैमाने पर इसको जो सील करने की बात है, जो आप पूरा लॉकडाउन करते हैं कंप्लीट, वो एक टोटल जो छोटा छोटा एरिया होता है वहाँ करते, पूरे मुल्क को आपने लॉकडाउन कर दिया। आखिर आप ट्रेन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? आज 15 जो ट्रेनें चलाई हैं, ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे कि ट्रेनों का चक्का जाम होता ही नहीं। आप कह देते कि हम थर्मल स्क्रीनिंग के ज़रिए, जिस तरीके से सामान की स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद हम वहाँ जाने देंगे, कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होगा, कोई भी जो है वहाँ पर वेटिंग लिस्ट का पैसेंजर नहीं जाएगा, जनरल कोचेस हम लगाएंगे नहीं, और हम बीच की कोचेस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। हालांकि बीच के कोचेस अब चला रहे हैं, अभी जो 15 ट्रेनें चलाई हैं कम से कम वो कर सकते थे। अरे बाहर आप लॉकडाउन करते हैं, अभी आज की तारीख में मतलब लाइन लगवा रहे हैं, 2-2 मीटर का फासला बनवाते हैं, थोड़ी देर धूप में खड़ा रखते हैं, उसके बाद लोग प्लेटफॉर्म पे गए, 2 मीटर पे वो बना हुआ है, निशान बना हुआ है। उसके बाद जब ट्रेन में बैठते हैं तो आमने सामने 2 ही फीट की तो दूरी रहती है जी, सही बात। तो वो 40 घंटे जाना है, 30 घंटे जाना है, तो इम्प्रैक्टिकल। अच्छा सर, देखिए एक बात बता दें आपसे, जब इम्प्रैक्टिकल बात आप करेंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करके काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। इस मामले में ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किया गया और बल्कि जानबूझकर इग्नोर किया गया। जानबूझकर इग्नोर करने की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि मुल्क में एक कैटिक सिचुएशन पैदा हो, एक खौफ का माहौल, एक दहशत का माहौल पैदा हो, और उस दहशत के माहौल में सरकार जो चाहे करे। आज वो कारखानों को आप, बिल्कुल सही बात, कारखानों को आप छूट देने की बात कर रहे हैं, कारखाने में लेबर जाएंगे, लेकिन लेबर लॉ जो है उसमें अमेंडमेंट करके आप लेबर का हाल बुरा कर रहे हैं। क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं भाई लेबर लॉज के अंदर? ये सूरत हाल है। तो अच्छा, अब थोड़ा मैं इस पे भी बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से अब पूरे देश में एक माहौल बना है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में हमारे हुआ, इसका दोषी केवल जमातियों को, या फिर मैं यूँ कहूँ कि केवल मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की सरकार की क्या मंशा हो सकती है? कुछ बातें तो बिल्कुल उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने है। बीजेपी का कम्युनल एजेंडा रहा है, कम्युनल एजेंडा आज है। कम्युनल एजेंडे को लागू करना है, कम्युनल अप्रोच की बुनियाद पर। इसके पीछे क्या ये भी वजह हो सकती है कि जिस तरह से जो कमियां सरकार से हुई, जिसके कारण हमारे भारत देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, वो सारी कमियां सरकार की इनके पीछे छिप जाए और इसको फ्रंट में ला दिया जाए। मैं वही चतुर्वेदी जी कह रहा था आपसे कि ये जो है जानबूझ करके इन्होंने ये माहौल जो पैदा किया उसमें जो चाहे करें, कोई बोलने को तैयार नहीं होगा, न बोल सकता है। जब अब इन्होंने जमात को पकड़ लिया, जमात के कंधे पर सवार होकर के इन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को लपेटे में ले लिया और ऐसा शो करने की कोशिश की मीडिया के ज़रिए, और किया गया, महीनों तक किया गया, और अभी भी रोज़ कुछ ना कुछ खबरें उसकी इसी तरह से आती हैं। एक स्पेशल बुलेटिन आप जारी कर रहे हैं कि कोरोना के 100 मरीज आए, जिसमें से 20 जमात के थे। लगता है कि जमात ना हुई, कोई अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया। तो इस तरीके से पूरे मुल्क के में एक वायरस
कम्युनल वायरस इन्होंने पैदा कर दिया है जो इस कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तान हमारे लिए अजीज़ है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यहाँ के आवाम को मिलजुल करके रहना ही पड़ेगा और इस मुल्क के आवाम को का मिलजुल करके रहना कंपल्सन है। एक कम्युनल वायरस आपने फैलाया है, कम्युनल पॉलिटिक्स करके आप सरकार में आ गए हैं, कम्युनल वायरस फैला करके आप सरकार में रहना चाहते हैं, हो सकता है एकाध इलेक्शन आप और जीत लें, लेकिन ये मुल्क को तबाही के रास्ते पर एक चीज़ और है कि जिस तरह से जो पूरा जमात का मैटर सामने आया था कि 28 तारीख को अजीत डोभाल जाके मौलाना आज़ाद से मिलते हैं जी, 29 तारीख को 30 तारीख को ये पूरा मैटर सामने आ जाता है जी। फिर उसके बाद महीनों लग जाते हैं, महीनों 2 महीने, आज लगभग 40 से 50 दिन हो गए। मौलाना आज़ाद केवल न्यूज़ में दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देते। तो क्या ये सारी चीज़ें कहीं मैसिव कंस्पिरेसी की तरफ इशारा नहीं कर रही कि सरकार की और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें? मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो खुद उसमें जवाब छिपा हुआ होता है। आपने बात कही, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब यही है कि सरकार ये कसदन कर रही है। देखिए पुलिस कहीं ना कहीं ये पूरा जो मैटर प्लांटेड दिखाई पड़ रहा है। या तो टीवी के खिलाफ एक्शन लें कि टीवी गलत कह रहा है कि 304 के अंदर जो है आईपीसी धारा 304 के अंदर इनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, समझे आपने। और अगर ऐसा हुआ है तो सरकार आज तक मौलाना शाद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? बहुत बड़ा एक बुनियादी सवाल है। पुलिस अगर चाहती है, मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ और आप भी मतलब समझता हूँ हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि पुलिस चाहती है तो पाताल से पकड़ लाती है, नहीं चाहती तो एसपी के ऑफिस में बैठा हुआ तो भी पकड़ नहीं सकती। मतलब क्या आप ये कहना दुनिया जानती है कि वो कहाँ है, उनके घर के लोग कहते हैं, उनके वकील कहते हैं, उनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि मौलाना साहब तो अपने घर पे आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये है कि पुलिस कभी तो उनके फार्म हाउस पे छापा मारने के लिए जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी वहाँ जाएगी और नहीं जाएगी। ये जो बात निकल के सामने आ रही, तो मतलब इससे क्या एक अंदाज़ा लगाया जाए कि सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है या फिर जो पूरा ये मैटर प्लांटेड किया गया कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी थी? देखिए, सरकार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है नहीं कर रही हो तो सब बातें सामने आएंगी, लेकिन एक बात अपनी जगह पर साफ है कि सरकार जमात के मामले को लिंगर आन करके उस पर अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है और बड़ी हद तक वो कामयाब अपने आप को पा रही है और वो अपना इसी पे लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ये नहीं चाहती कि मौलाना शायद अरेस्ट हो और जमात के खिलाफ दुनिया बड़ी कह रही है। अब वो मालूम हुआ कि साहब वो ईडी के उनके खिलाफ नोटिस जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं और क्या हो रहा है उनके घर के लोगों कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि ये मसला चलता रहे। अब देखिए मसले तो सब खत्म हो गए हैं। 370 जिसको मुस्लिम इशू बना के पेश करते थे, हालांकि वो हिंदू मुस्लिम इशू नहीं था, वो एक स्टेट और दूसरे समझौते का इशू था, उसको छोड़िए। लेकिन वो भारत मुस्लिम इशू बना के पेश करते थे, वो खत्म हो गया। बाबरी मस्जिद का जो सबसे बड़ा मामला था, जो वाकई में हिंदू मुस्लिम इशू कहना चाहिए था, वो बिल्कुल अपनी जगह पर खत्म हो गया। नहीं, इशू तो लगातार बनाए जा रहे हैं ना। अब जैसे भी इलाहाबाद कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि अजान में सुनिए, अब ये इनको एक इतना बड़ा इशू मिल गया और इन्होंने पूरा वायरस फैला दिया कि जमात, अब वो मालूम है क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं, सारी गलती जमात की है। अगर जमात के लोग ना वायरस मोदी जी ना होते तो जमात ने तो पूरे मुल्क को में करोड़ों को लोगों को वायरस फैला दिया होता है, तो मोदी जी थे जिन्होंने रोक लिया। वाह भाई वाह, कमाल है। ये तो इतनी छीछालेदर हो रही है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही हालात ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कभी खुद भी सोचा नहीं होगा, नहीं तो इसलिए पूरी दुनिया में कई दिन तक इन्होंने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी दुनिया में आज ये देख रही पूरी दुनिया की ये क्या हो रहा है। सड़कों पर जो मजदूर चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों की अमवात हो रही हैं और मुल्क कहाँ जा रहा है, इकोनॉमिकली शैटर हो गया है। ये चीज़ें तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा ना। 20 लाख करोड़ का पैकेज, इतने करोड़ का पैकेज, मालूम हुआ बजट नहीं पास होगा, पूरा बजट ला करके इस तरह से कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कितने खाते में जा रहा है, ज़मीन पर कितना आएगा। मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, आप भी हो सकता है गाँव में के रहने वाले होंगे, नहीं तो गाँव के लोगों को जानते होंगे, आप मालूम कीजिएगा। ये सूरत हाल है। कम्युनल वायरस
फैलाना ही एक अंतिम बात करना चाहूँगा कि वो बात सियासी ना कहते हुए उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आज सामाजिक हो गई है कि जिस तरह से कम्युनलाइजेशन को नॉर्मलाइज लगातार लोग कर रहे हैं कि पहले जैसे आपको एक उदाहरण दूँ तो एक जो घूसखोर आदमी होता है वो भी शाम को आके ये चीज़ कहता है, अपने बच्चे को समझाता है कि भाई घूस मत लेना, ये गलत बात है। वो भी उसको भी पता है कि ये गलत बात है, लेकिन कम्युनलाइजेशन को इस तरह से कर दिया जा रहा है कि एक बाप अपने बेटे को बताता है कि उस आदमी से बात मत करना, वो मुसलमान है, वो जमाती है। तो इसको जिस तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में किस तरह का इशारा है? नहीं, आने वाले दिनों में देखिए ऐसा है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात कही जब हमसे बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कंपल्शन है मिलजुल कर के रहना। हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं, लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं। यहाँ पर आप अलग अलग होकर के रह ही नहीं सकते, और पहले भी कभी नहीं रहा है। यहाँ पर कोई किसी का शासन रहा, कई लोग रहे, लेकिन सब लोग मिलजुल कर, ये कंपल्सन है। बीजेपी आप कामयाब हुई है उसे इसी वायरस की बुनियाद पर, तो ये कम्युनल एजेंडे की बुनियाद पर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कम्युनल एजेंडा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हो सकता है कि एक आध इलेक्शन और निकाल ले, लेकिन उसके बाद ये इस एजेंडे की बुनियाद पर नहीं जीतेगी। मेरा खाली एक ही कहना है कि जो हमारे जो दीगर सियासी पार्टियां हैं एक्सेप्ट बीजेपी, वो तमाम पार्टियां जो कम्युनल एजेंडे पर यकीन नहीं रखती, इसलिए कि बीजेपी इज ओनली पार्टी जो कम्युनल एजेंडे पर यकीन रखती है। दो एक छोटी छोटी पार्टियां, उनकी बात मैं नहीं करता। तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, इससे पहले कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो और मुल्क जो है किसी और बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाए, वक्त आ गया है कि इस कम्युनल वायरस को रोकने के लिए ये सियासी पार्टियां अभी से जागरूक हों और उनको मैदान में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनका जो लॉकडाउन वगैरह होगा, आज वो शाम को हो सकता है कि अनाउंसमेंट फोर्थ लॉकडाउन का होता है कि नहीं होता है, मोदी जी ने कह दिया तो यकीनन होने जा रहा है, लेकिन ये सब धरा का धरा रह जाएगा। लोग एक दूसरे को न कोई चीज़ तरह से चलने वाली नहीं है, समझा आपने। इसलिए लॉकडाउन वगैरह जो है वो अपनी जगह पर। आज मैंने देखा कि 22 तारीख को ये जो ट्रेड यूनियंस हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी, उन्होंने मिल करके 22 तारीख को कहा है कि हम एजिटेशन करेंगे। और रात में टीवी पर देख रहा था पंजाब में कपूरथला में वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लोग लाल झंडा लेकर के वहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो गया, 22 को डेट दे दिया है, नहीं होगा समय की अवधि, इसलिए हम लोग को रुकना पड़ेगा, तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आप सब लोग की राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, इस बातचीत को देखने के बाद, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो विचार हैं माननीय जेके फैजान जी के, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।